बायोलॉजी में लेसन नंबर 17 श्वसन। चलें, आज पाठ का नाम होगा श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय। अच्छा, आज फिजिक्स तुम लोग पढ़े थे 12 का? हाँ, एमीन वाला पढ़े थे? एमीन वाला छोड़े क्या? रोज छोड़ा देता है कल का। श्वसन और गैसों का विनिमय तुम लोग 3 बजे जा करके पढ़ा करते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को देखो, जितने भी जीव होते हैं वो सभी जीव जीने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जब भोजन जाता है तो इस भोजन को पचना बहुत अनिवार्य है। इस भोजन को पचना बहुत अनिवार्य है। तो पचाने के लिए हम लोग जो विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं, हमारे अंदर जब भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में होता है, याद करो, जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। इस भोजन को तोड़ने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ का नाम होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही भोजन को तोड़ने का कार्य करता है, यानी ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। और श्वसन एक अपचयी क्रिया होता है। अपचयी को तो जानते हो ना? किसी भी कोई बड़ा यौगिक है, जैसे ग्लूकोज का सूत्र पढ़े होंगे C6H12O6, टूटना। तो कोई का अगर यौगिक है, जैसे तुम्हारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज है C6H12O6, और तो ऑक्सीजन लिया तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और प्लस ऊर्जा में टूट जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन। यानी इसमें जो जटिल, जो बड़ा यौगिक होता है वो सरल यौगिक में टूट रहा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में टूट रहा है, इसलिए इसको हम लोग अपचयी क्रिया कहते हैं। जो हानिकारक होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत हानिकारक होता है। हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो पेट में गैस, जब गैस बनता है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको बाहर निकालना बड़ा अनिवार्य होता है। यह हानिकारक होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता रहे। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन या समांतर श्वसन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखो रखो रखो। मैंने कह रहा है कि अपने हाथों को अपने सीने पर रखो। आप सीने को ऊपर नीचे आने जाने का इतना पहने कि पता ही नहीं चलेगा। आप लोग को घर आइएगा पूरा खोल खा के तब रखिएगा इस पर। सांस लेते हैं तो देखिए, सांस लेते हैं तो नीचे धंसता है, छोड़ते हैं तो ऊपर आता है। समझ रहे बात को? माने फीलिंग कराने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप महसूस करना चाहते हैं कि आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो आप उसको स्पर्श करके, अपने सीनों को स्पर्श करके आप जान सकते हैं। देखो, आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो नहीं, लेकिन दिखना नौजवान में तो ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं, जो बुजुर्ग लोग हो गए जिसको उम्र 70 से ऊपर, देखना हाँफने लगता है, वो मुँह खोल करके सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की लेवल उनकी गिर जाती है। अभी कोरोना का जो लहर चला था ना, तो कोरोना के ऑक्सीजन का लेवल 96 से कम नहीं होना चाहिए, 96-100 के बीच में ही होना चाहिए। 90 तक है तो सही है, आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है 90 तक सही है तो सही है। 90 से कम आएगा ना तब बहुत दिक्कत है, समझिए, तब वो नहीं बच पाएंगे, हार्ट अटैक हो जाए तो मर जाएंगे। जब तक आप जी रहे हैं, आपके अंदर जान है, तब तक शरीर में समझो कि गर्मी है, शरीर गर्म है, खून दौड़ रहा है। जब मरेंगे तो उसी समय ठंडा शरीर हो जाता है। आप कैसे कोई जांच करता है कि मर गए हैं कि जी रहे हैं? जैसे ही उनको ऐसा महसूस होगा ना, जो अरे भाई मान लीजिए कि आपके पिताजी होंगे, आपके बाबा होंगे, कितने लोग अपने आंखों के सामने मरते हुए देखे होंगे। आप लोग का मालूम देखे कि नहीं देखे हैं? तो जब देखते होंगे तो वो टच करते हैं शरीर को। अगर शरीर में श्वसन क्रिया चल रही है, देख रहे हैं ना, कितने लोग होते हैं जब वो मरना होता है ना, मुंह खोल करके सांस लेते हैं, यानी सांस नहीं ले पाते हैं, नाक के द्वारा मुंह खोल कर लेते हैं, तो वहाँ सीना देखना खूब कंपन ऊपर नीचे करता है आपका। हमने कहा बुझेबे ना करीब कंपन होता कि नहीं होता। इतना कपड़ा पहने हैं कि बाप रे। तो आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि श्वसन के कारण होता है। हम श्वास कैसे लेते हैं, इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन किया गया है। तो बात समझ गए होंगे। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है?
16 से 18 बार सांस लेता है। हालांकि सांस लेने की दर बचपन में बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय 30 से लेकर के 40 बार वो सांस लेता है 1 मिनट, 1 मिनट में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, देखो दो चीज़ हमेशा घटता चला जाता है। एक ऑक्सीजन का लेवल में जो सांस लेने की दर है वो घटती चली जाती है। और जो हमारे शरीर के अंदर लीवर है, हर 10 साल बाद, हर 20 साल बाद, 10 साल 20 साल बाद 5% उसका लेवल गिर जाता है, काम करने का जो लेवल होता है। जब आप जन्म लेंगे तो 120 साल होगा, 5% डाउन, 40 हुआ 5% डाउन। तो और आगे बढ़े, अभी आपका अमिताभ बच्चन है, मात्र 25% को जीता है, उसका लेवल पूरा खत्म हो गया। देखो इतना पैसा वाला है तो जी रहा है, हम लोग तो कभी साफ हो गया होता है। समझ रहे हो? चलो तो पहला एक हेडिंग बना लो तुम लोग, श्वसन। श्वसन एक हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, और लिख लो श्वसन हुआ प्रक्रिया, श्वसन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन। देखो जब भी बात आपकी रहेगी श्वसन की तो आप इसके बारे में क्या बताने का प्रयास करेंगे। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार होता है। निम्न आकशरेखु, आकशरेखु मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, आकशरेखु का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी। तो निम्न आकशरेखु जैसा स्पंज हुआ, स्पंज मैंने जानते हैं, स्पंज देखे हो, दबाते तो फूल जाएगा, पचक जाएगा, खाते हो ना? अरे रसगुल्ला भी होता है ना, तो दबाओगे तो रस निकलता है, फिर छोड़ते हैं तो खाते तो हो तो बहुत तुम लोग। हाँ, तो निम्न आकशरेखु जैसे स्पंज हुआ, स्लेंटेटा हुआ, चपटे कृमि इत्यादि में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सारे शरीर के सतह से सरल विसरण के द्वारा होता है। माने जो स्पंज होता है, चाहे मान लो स्पंज के बाद तुम्हारा सिलेंटेटा हुए या फीता कृमि हुए ना, तो पूरा जितना शरीर होगा, मान लो पूरा शरीर है, जितना लंबा शरीर होगा पूरा शरीर से होता है। किसके द्वारा? विसरण किसे कहते हैं? विषय का मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब कोई गति करता है। जैसे मान लो कि होता ही है ना कि वो सब की है अपना श्वसन की क्रिया की है, श्वसन की क्रिया होने के बाद क्या होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिक है, अंदर ऑक्सीजन कम हो गया तो वायुमंडल से ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाता है। जिधर अधिक रहेगा, जैसे मान लो कि ये फीता कृमि है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, बाहर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो पूरा शरीर के द्वारा ऑक्सीजन इसके अंदर चला जाता है और श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और अब सुनो, केचुआ अपनी आर्द्र माने क्या होता है? नमी, जिसमें नमी। केचुआ अपने आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करता है। कीटों के शरीर में नलिका एक जाल होता है जिससे वातावरण के वायु उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है। देख लेना, जितने भी कीट होते हैं उनके शरीर पर एक जाल की जैसी संरचनाएं पाई जाती है, और उसी जाल की संरचनाओं से जो होता है जितने भी यौगिक होते हैं सब उसके अंदर पहुंचते हैं, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनी संरचना क्लोम, जिसको गिल द्वारा होता है, जबकि देख लेना ध्यान से, जो जल में रहते हैं, किस में रहते हैं? जल में। जल का मतलब जानते ही होंगे, वाटर में रहते हैं, तो उसमें जो श्वसन होता है क्लोम के द्वारा होता है। क्लोम का मतलब क्या होता है? गल्फर के द्वारा होता है। जबकि स्थलीय प्राणी, स्थलीय माने जो स्थल पर रहते हैं, जैसे जो स्तनधारी जैसे हम लोग हैं, आप लोग स्थल पर रहते हैं, मन करता है जल में रहते। क्या जल में कभी जाते हैं आप लोग? कब? जब पानी छूना होता है तब जाता है आदमी, तभी ना जाते हैं। अरे मान लीजिए मछली वछली मारने में जाते ही हो क्या आप लोग? कितने कुंटल मछली मार के खा गए? तो जो स्थल पर आता है, यानी जो जमीन पर आता है, उसके अंदर जितने भी माने जीव होते हैं, उसमें जो श्वसन का प्रमुख अंग होता है उसका नाम क्या होता है? फेफड़ा होता है। अरे देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग। हमारे अंदर, हमें तो स्थल पर रहते हैं, तो हमारे श्वसन का प्रमुख अंग क्या है? फेफड़ा, याद कर लेना। एक फुफ्फुस भी कहते हैं, फेफड़ा को ही हम लोग फुफ्फुस कहते हैं। कशेरुकी में मछलियाँ क्लोम द्वारा श्वसन करती है, जबकि एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? उभयचर। जैसे सरीसृप माने जो, हाँ, पक्षियाँ हुई, स्तनधारी हुए, फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। देख लेना, जितना मेढक वगैरह होते हैं ना,
चाहे सांप वगैरह होते हैं, सब में श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। उभयचर जैसे मेढक अपनी आर्द्र त्वचा, कभी त्वचा के द्वारा भी करता है, मिट्टी के अंदर रहता है, तो अब बाहर आता है तो स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली भी पाई जाती है। तो हमने देखा कि अलग अलग जो जंतु होते हैं उसमें श्वसन, थोड़ा सा खाली ऐसे ही लिख लो, बताओ कि यहाँ लिख लेना जंतु यानी जीव लिख लो, यहाँ लिख लेना प्रमुख श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग। अब जीव में इसे जीव में लिख लो निम्न अकशेरुकी जीव, निम्न अकशेरुकी जीव। अकशेरुकी जीव का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो होता है पूरे शरीर के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। तो पहला ही बात है। दूसरा लिख लो, दूसरा ये लिखना आपको कि जो कीट होते हैं, जो कीट होता है, कीट का जो श्वसन होता है उनके शरीर में एक नलिका आकार का जाल पाया जाता है। उस नलिका आकार के जाल के द्वारा वो श्वसन करते हैं, नलिका आकार के जाल के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हो बताओ। और देखो जो जलीय जीव का मतलब जैसे जलीय आर्थ्रोपोडा है, जलीय आर्थ्रोपोडा है, या जो मोलस्का है, उसमें जो श्वसन होता है क्लोम के द्वारा होता है। क्लोम के द्वारा होता है, जिसको आप गिल भी कह सकते हैं, अच्छा इसके एक और नाम होता है क्या क्लोम का? गलफड़। स्थल पर आने वाले जितने भी जीव होते हैं, स्थल चर होते हैं या सरीसृप होते हैं, चाहे आपके उभयचर होते हैं, उसमें जो श्वसन क्रिया होती है, देख लेना ध्यान से, उसके अंदर जो श्वसन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? फेफड़े के द्वारा। फेफड़ा का एक और नाम याद है? फुफ्फुस। फेफड़ा का एक और नाम क्या है? फुफ्फुस। उसके बाद से 5 नंबर जरूर आप याद रखेंगे कि जो मछलियाँ होती है, मछली तो आप लोग खाते हैं ना, हाँ, गलफड़ के द्वारा, इसी को कुलम कहते हैं। इसमें भी गलफड़ के द्वारा श्वसन होता है। जो मछलियाँ होती है इसमें भी गलफड़ के द्वारा श्वसन होता है। याद कर लेना, सब याद कर लेना, तुम लोग जल्दी से लिख लो। सब लोग याद कर लेना है। कशेरुकी जीव में भी किसके द्वारा? मछली कशेरुकी के जीव होता है। ये मछली जो है कशेरुकी है, क्यों? क्योंकि इसका हड्डी पाया जाता है। तो जो निम्न अकशेरुकी जीव होते हैं उनका जो श्वसन होता है पूरे शरीर के द्वारा होता है। कीट में शरीर में नलिका आकार के जाल पाया जाता है, इसके द्वारा होता है। पूरा याद कर लो। नलिका आकार के जो जीव होते हैं उसके द्वारा होता है। जो कशेरुकी जीव होता है उसमें जो गलफड़ के द्वारा उसका श्वसन होता है। जो सरीसृप होता है, जैसे जो रेंग चलने वाले होते हैं, चाहे जो उभयचर होते हैं, उसमें फेफड़ा यानी फुफ्फुस के द्वारा श्वसन होता है। मछलियाँ जो होती है उसमें गलफड़ के द्वारा या क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। बता सकते हैं आप इसमें गलफड़ के द्वारा श्वसन होता है। हो गया? याद हुआ कि नहीं? सब लोग कोई आपसे पूछेगा तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम बना लेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी, मानव श्वसन तंत्र। पहले तो जानो कुछ बातें परिचय आपको कराते हैं कि मानव श्वसन तंत्र की बात करेगा तब कहेंगे कि जो मानव होता है इसके श्वसन का जो प्रमुख अंग होता है फेफड़ा होता है। याद करो, मानव मुख्य अंग फेफड़ा होता है। बाकी ये नाक देखोगे, नाक में जो छिद्र होता है इसको देखोगे, बाकी जितना कंठ वगैरह देखोगे, ग्रसनी वगैरह सब देखोगे, सब सहायक अंग होता है। तो थोड़ा सा मैं आपकी किताब से ये बता रहा हूँ कि अगर कोई पूछे आपसे, हमारा एक जोड़ी बाह्य नसा द्वार होता है। सबसे पहले तो यही होता है नसा द्वार,
नशा द्वार देखे हो ना? किसी में पोटा फेंकते हैं आप लोग, याद है? एक और कटोरा। तो ये आपका होता है, जो होता है हमारे नाक में जो छिद्र होता है, दूर नाक में छिद्र होता है। लेकिन कितने लोग होते हैं जब वो सांस नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, चाहे भोजन नहीं कर पाते हैं, मुंह के नली के द्वारा नली बंद होता है, तो काट करके यहाँ से पाइप फोड़ दिया जाता है, यहाँ से पाइप लगा देता है, फिर वो क्या होते हैं पीते, मानो वो जीते रहते हैं। समझ रहे बात को? तो हमारे एक जोड़ी बाह्य नशा द्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। देख रहे हैं ना, होठ है ना, आप लोग तो होठ, आपसे सुंदर मेरा होठ है, तो लोग कहते हैं लड़कियों की ऐसा है, तो सही बात है क्या? हाँ, सुनता से में हाँ, तो जो ओठ होते हैं, ओठ के ऊपर दो नशा छिद्र होता है। दो नशा क्या होता है? छिद्र होता है ओठ के ऊपर। ये नशा हमारे द्वारा नशा कच्छ तक पहुँचते हैं। नशा कच्छ जानते हैं ना, अंडरवा जगह, इनमें बहुत इति होता है, पतले पतले बाल होते हैं सभी। क्या फायदा होता है? हाँ, धूल के कारण, चाहे मान लो कि हाँ, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं जब अंदर जाते हैं तो नशा, इसके अंदर बाल जो है, भगवान ने क्या ये भी बाल बनाया है किसके लिए? पदार्थ जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो रोकेगा। तो भाई लड़कियाँ देखना जाती है कहीं तो पूरा ही बनवा लेती है, आईब्रो बनवा लेती है। देखिए तो बहुत देखला बड़े कहीं बनौल ही हो गए। अगर देखना खूब एकदम माने मस्ती में जाती है, पूरा एकदम छिलवा लेती है, मुर्गी छिलवा के जाओ। ये नशा हमारे द्वारा नशा कच्छ तक पहुंचती है। नशा कच्छ ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी आपको याद होगा, ग्रसनी वह अंग होता है जहाँ पर नशा मार्ग, जहाँ पर मुख मार्ग मान मुख की नली और नाक की नली दोनों जाकर जुड़ती है, उसी को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग ना कन्या। ग्रसनी जो होता है ना, ऊपर से जो नाक वाला नली गया वो भी जाकर ग्रसनी में जुड़ा है, जो मुंह वाला नली वो भी। कभी तुम लोग खाते हो तो छींकते हो, देखते हो तुम खाते हो, तुम्हारा नाक में भात में तो पापा में जाके गिर जाता है तट से। पापा कहता है वाह कितना सुंदर नमकीन का भात लग रहा है, होता है नहीं होता है, हो जाता है ऐसा। उभयनिष्ठ माने जानते हो ना, जहाँ से दोनों माने रेखाएं निकलती है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ ही जबा, ये कंठ में हम बोलते हैं तो हवा जाते तो बोलता नहीं जी, हमारे फालिश वगैरह वो करेंगे, वो करेंगे, सही बात है। कंठ में ही हवा प्रवेश करता है तभी आदमी जाता है। आगे बढ़ो। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है। ना कहें, कंठ जो होता है ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। प्रश्न आता है, आपसे जाइएगा ना, बैठिएगा टीचिंग लाइन के लिए, जिसके लिए तो उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्वनि पेटिका किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? कंठ को। कंठ को ध्वनि पेटिका कहते हैं, तभी ध्वनि उत्पन्न करती है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपस्थित पल्ले यानी कंठस्थ से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर पाए। माने एक पाली होती है, माने एक ढक्कन होता है, जब आप खाते हैं तो ऊपर नहीं जाने देती है, अंदर चली जाती है, कंठ में नहीं जाने देती है। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसन नलिकाओं में विभाजित रहती है। देखो एकदम सीधा नली है, एकदम सीधा नली है, एकदम सीधा नली ऐसा होता हुआ क्या जाती है, इधर और इधर दो भागों में क्या होती है, बच जाती है। ये क्या है? अगर सीना नहीं होता तो क्या होता? दिल नहीं होता। और जब दिल नहीं होता तो आप इतना मन से नहीं पढ़ते। सोचिए, पढ़ते नहीं पढ़ते, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके पास दिल है। दिल नहीं होता तो जहाँ बानर कूदते हैं वहीं आप भी कूदते, उस पेड़ से उस पेड़ पर। और आप बैठे होते तो मैं गुर्दे लेके जाता, गुर्दे लेके जाता, इतने पे टिपा के मारता, जे पे मारना होता है। देखे क्यों बच्चे मारते हैं सब, लेकिन दिल है तो आदमी नहीं कूदता है। तो क्या कह रहे हैं कि माने एकदम श्वसन नलिका जो होती है, वक्ष गुहा जानते हैं ना क्या? इसके वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला सिर के हिस्सा पूरा तो वक्ष गुहा हो जाएगा। आगे बढ़ा, कहता श्वसन, प्रत्येक श्वसन कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक और तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि बलों से आलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकाएं थैली जैसे संरचना कुपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। वायु कुपिका जानते हैं ना, जहाँ हवा जाकर भरती है, वह वायु कुपिका। जब हवा जाकर भरता है तब फूल जाता है, और जब हवा निकल जाता है तो पचक जाता है।
आगे सुनो। श्वसन, श्वसनिकाएं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना बनाता है। चित्र 17.1। हमारे 2 फेफड़े होते हैं। हमारे कितने फेफड़े हैं? आपके कितने हैं? अब सुनो, हमारे 2 फेफड़े होते हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण से ढके रहते हैं, जिनके बीच फुफ्फुस आवरणीय द्रव भरा होता है। ये फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस सारणी झिल्ली फेफड़ों के सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ स्वनिकाओं तक का भाग चलता भाग, जबकि कुपिकाएं उनके नलिकाओं श्वसन तंत्र का श्वसन और विनिमय भाग गठित करता है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापमान तक लाता है। विनिमय भाग रक्त और वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़ा बच्च गुहा में स्थित होता है, जो सरिता एक वायुरोधी कक्ष है। बच्च गुहा कक्ष पृष्ठ में, ये सब देख लेना, यही बातें आपकी लिखी गई है। देखो ध्यान से, यही फेफड़ा का चित्र है, डायफ्राम है बीच वाला, ये डायफ्राम है। देखो यही श्वसनी है, यहाँ जो पतली पतली शाखा की तरह दिखाई दे रही है। सबसे ऊपर देखो कंठस्थ है, और ये का आपके अपूर्ण उपास्थि वलय है, ये कंठ है। कंठ देख लेंगे होता है कंठ। तुम लोग तो आवाज़ बहुत सुरीला है ना, बोलोगे तो कंठ खुलता है, फिर यही कंठ जो होता है आवाज़, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि पेटिका कहते हैं। श्वास नली है, देखो यही श्वास नली है, सांस आता है। और ये फुफ्फुस झिल्ली है, देखो सबसे बाहर जो आपका है। श्वसनी है ये वाला हिस्सा, और देखो यहाँ पर और लिखा गया पसली का कटा हुआ हिस्सा, ये सब आपका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से लिखा है श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होता है। तो देखो पहला है श्वसन या फुफ्फुस संवातन, जिस वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर कुपिकाओं को वायु से बाहर निकाला जाता है। माने श्वसन के कई चरण होता है। पहला चरण में क्या होता है? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। दूसरा क्या होता है? कुपिका झिल्ली के आर पर गैसों का O2 और CO2 का मिश्रण होता है। तीसरा रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है, जिसे हम अभिगमन कहते हैं। चौथा रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का मिश्रण होता है। अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न किया जाता है। अब देखो इसी को हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात समझ गए। तनी अपने के लिए श्वसन की क्रिया मेरी नाइस।